हाय एवरीवन। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। यूपी टीजीटी के लिए कुछ और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन के साथ आपके सामने हम हाजिर हैं। इस क्वेश्चन में हम चार अपने फेमस राइटर्स विलियम शेक्सपियर, विलियम वर्ड्सवर्थ, जॉन मिल्टन और जॉन गाल्सवर्दी की बात करने वाले हैं। पिछले सेशन में हमने हर एक राइटर के 20 क्वेश्चंस की बात करी थी, पार्ट 1 था वो। ये आज का जो सेशन है ये पार्ट 2 है और इसमें हर एक राइटर से हम 21 से लेकर के 40 तक बात करेंगे, यानी इस सेशन में अकेले हम लोग 80 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिए और वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इट सेज, व्हिच ऑथर रिपोर्टेड दैट शेक्सपियर हैड बीन अ कंट्री स्कूल मास्टर। इनमें से किस ऑथर ने शेक्सपियर को कहा है कि वो एक स्कूल में टीचर थे किसी गांव में? तो वो कौन है? हमारे जॉन ऑब्रे। ये नाम ध्यान रखिए। और इनसे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक नाम जो है वो किसका है? निकोलस रो का, जिन्होंने अपनी किताब में एक इंसिडेंट का जिक्र किया है जिसमें शेक्सपियर को बताया उन्होंने कि वो टॉमस लूसी के गार्डन में हिरन चुराते हुए पकड़े गए थे। ठीक है, तो कुछ घटनाएं बड़े महान लोगों के साथ में ऐसी जुड़ी होती है कि जिसको सुन करके हमें थोड़ा सा हंसी तो आती है कि शेक्सपियर और हिरन की चोरी। ठीक है ना? अच्छा, और ये भी इनको इसलिए भी ध्यान रखिए कि ये जो निकोलस रो हैं ये पहले बायोग्राफर भी माने जाते हैं आपके शेक्सपियर के। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एंड इट सेज, व्हाट लेफ्ट सॉरी शेक्सपियर लेफ्ट हिज होम विलेज फॉर लंदन इन। कब इन्होंने अपना घर छोड़ा था लंदन जाने के लिए? इस घटना के दौरान ही कहा जाता है। ये जो डियर पोचिंग कहलाती है, डियर पोचिंग के बाद ही इन्होंने अपना घर छोड़ दिया था और लंदन निकल गए थे। कहीं पर आपको 86 भी मिल सकता है, 85 भी मिल सकता है। यहाँ पर जो ऑप्शन हम चूज करेंगे वो 87 चूज करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। रीचिंग लंदन इन 1587 ज्वाइंड, इन्होंने क्या ज्वाइन किया था लंदन पहुंचने के बाद? तो आंसर चलिए आपके सामने आ ही गया है। तो ये बर्बेस कंपनी ऑफ एक्टर्स। इसके बाद इन्होंने 87 से लेकर के 91 92 तक खूब 5 6 साल तक एक्टिंग भी करी है, वहाँ थिएटर में काम भी किए हैं अलग अलग। और फिर 90 91 में हम जानते ही हैं बहुत सारी इन्होंने कॉमेडीज भी लिखना शुरू करी थी। तो ये सारा कुछ इनका करियर जो आपकी शुरुआत है इनकी, आप मानिए कि 90 और 91 से शुरू होता है। नेक्स्ट देखिएगा 24 क्वेश्चन नंबर। ऑन अगस्त 11 1596 वन ऑफ शेक्सपियर्स चिल्ड्रन डाइड एट द एज ऑफ 11। एक और अच्छा क्वेश्चन है ये। हेमनेट जो इनका पुत्र था जिसका जन्म जूडिथ के साथ में हुआ था। ठीक है, जूडिथ और इन दोनों का जन्म एक साथ हुआ था आपके 1585 में, और 11 साल की उम्र में 1596 में इनकी डेथ हो गई थी। सुसन्ना, एक क्वेश्चन आप यहाँ से तैयार कर लीजिएगा। सुसन्ना है इनकी सबसे बड़ी बेटी है, फिर उससे छोटी बेटी कौन है? जूडिथ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एंड इट सेज, बिटवीन व्हाट टाइम पीरियड्स डिड शेक्सपियर बेगिन अ सक्सेसफुल करियर इन लंदन एज एन एक्टर। किस समय के दौरान एक सफल एक्टर के तौर पर शेक्सपियर ने अपना करियर शुरू किया? तो देखिएगा ये सारे ऑप्शन, अब देखिए जैसे यहाँ पर 1585 इन्होंने लिया है। अब जब ये लंदन, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा, अगर ये लंदन 1587 में आ रहे हैं तो ये 85 में अपना करियर कैसे शुरू कर देंगे? तो अलग अलग बुक्स में या राइटर्स के साथ में यही प्रॉब्लम है कि उन्होंने जो सन है इनके आने के और परफॉर्म करने को उनको थोड़ा सा अलग अलग लिखा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम पहला ही ऑप्शन लेंगे 85 से 92। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। Which period of Shakespeare's career is referred as lost years by scholars? Lost year किस समय को कहा गया है? अब देखिए 80 में लंदन में नहीं थे, 82 में नहीं थे, 90 में ऑलरेडी पहुंच चुके थे। ठीक है, 90 91 92 इन्होंने कॉमेडीज भी लिखी हैं और कुछ हिस्ट्री प्लेस भी लिखे हैं। तो ये जो समय है जब ये एक्टिंग और उसमें सब में थिएटर वगैरह के काम में लगे थे, तो इसको माना जाता है कि इनका लॉस्ट ईयर्स थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। विच प्ले बोर शेक्सपियर्स नेम एज ऑथर फॉर द फर्स्ट टाइम। किस प्ले में सबसे पहले आपके शेक्सपियर का नाम देखने को मिलता है फॉर द फर्स्ट टाइम, पहली मर्तबा?
तो देखेंगे ऑप्शन, लव्स लिबर लॉस्ट, टाइटस एंड्रोनिकस, मर्चेंट ऑफ वेनिस या कोरियोलेनस। तो हम जानते हैं लव्स लिबर लॉस्ट जो प्ले है इसमें पहली मर्तबा शेक्सपियर का नाम बाकायदा सामने आया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, व्हेन डिड शेक्सपियर राइट हिज प्लेज? शेक्सपियर ने अपने प्लेज को कब लिखा है? अब यहाँ पर 15-16 सेंचुरी ऑप्शन दिया है, 14 सेंचुरी में तो थे भी नहीं, 16 और 17, तो ये वाला ऑप्शन आपका सही रहेगा। कौन सा? 16वीं और 17वीं शताब्दी में शेक्सपियर ने अपने प्लेज को लिखा है। चलिए सी नंबर सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, व्हाट वाज द थिएटर इन लंदन दैट शेक्सपियर वाज एसोसिएटेड विथ? नाम ध्यान रखिए, ग्लोब। इसमें इन्होंने 10% का अपना शेयर लिया था ग्लोब में। और इसी थिएटर में 1599 जिस पहले प्ले का मंचन हुआ था वो था हमारा जूलियस सीजर। ये क्वेश्चन भी आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा 30, एंड इट सेज व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन थिएटर कंपनीज वाज ओन बाय शेक्सपियर वेयर हिज मास्टरपीस वर फर्स्ट परफॉर्म्ड? यहाँ पर भी आपका ऑप्शन क्या है? ग्लोब थिएटर है। ठीक है, इसी में इनका शेयर भी था। ये पीजीटी में देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, आसान मत समझिए, कोई भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं ये, क्योंकि उनको ये लगता है कि आसान हम पढ़ेंगे नहीं और उसी से पूछ लो तो बस ये रह जाएंगे फिर। शेक्सपियर परचेस्ड शेयर्स इन ग्लोबल थिएटर इन, शेक्सपियर ने अपने ग्लोब थिएटर में शेयर कब खरीदा था? तो ग्लोब थिएटर में इन्होंने शेयर कब लिया था? 1599 में, और यही 1599 है जिसमें जूलियस सीजर यहाँ परफॉर्म किया गया था। नेक्स्ट देखिएगा, व्हाट वाज द फर्स्ट नेम ऑफ प्लेइंग कंपनी किंग्स मैन दैट विलियम शेक्सपियर पार्टली ओन्ड? व्हाट वाज द फर्स्ट नेम? देखिए जो है ये किंग्स मैन, ये कंपनी थी एक, जो इससे पहले इसका नाम था वो अपन देखेंगे आंसर में। ये नाम किसने दिया था ये थोड़ा सा देख लीजिए। जेम्स फर्स्ट ने ये नाम दिया था कि ये राजा के आदमी है, कोई इनको टच नहीं करेगा, परेशान नहीं करेगा, ये अपने हिसाब से अपन सोच सकते हैं। लेकिन उसने इनका नाम बदल दिया था, और वो पिछला नाम क्या था वो हमें बताना है। तो यह देखिएगा, लॉर्ड चैम्बरलेन मैन, ये पहला नाम है, और जो नया नाम है वो क्या है? किंग्स मैन, जो कि जेम्स फर्स्ट ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट हैपेंड टू ग्लोब थिएटर इन 1613? ग्लोब थिएटर के साथ में 1613 में क्या हुआ था? ये बर्ट डाउन, जल गया था। कैसे? एक तोप चलाई गई थी कैनन, 1613 में शायद हेनरी एट्थ प्ले वहां पर चल रहा था, उस दौरान इसमें आग लगी थी। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ इज सैम वेनामेकर कनेक्टेड विद शेक्सपियर? किस तरह से सैम वेनामेकर कनेक्ट हैं शेक्सपियर के साथ में? अभी हमने जो पिछले क्वेश्चन में बात करी कि ग्लोब थिएटर के साथ में क्या हुआ था, तो ये ग्लोब थिएटर से ही कनेक्टेड है। कैसे? इन्होंने ही ये प्रपोजल दिया था, या इनका ये विज़न था कि हम ग्लोब थिएटर को फिर से बनाएं। ठीक है, तो इस तरह से ये शेक्सपियर से जुड़ जाते हैं। नाम ध्यान रखिएगा, सैम वेनामेकर, और मेकर से आप देखिए ध्यान रख सकते हैं, ग्लोब को बनाना, फिर से बनाना। ठीक है, तो मेकर जहाँ मिलेगा तो उसका मतलब आप ध्यान रखिएगा कि आपके दिमाग में आना चाहिए रिबिल्ड ऑफ ग्लोब को फिर से बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वेयर डिड शेक्सपियर रिटायर टू? स्ट्रेट फॉरवर्ड अपॉन अ, ठीक है, तो आंसर आसान है आंसर, इसको आगे देखते हैं। 36, व्हिच ऑफ दीज फ्रेजेस अपीयर्स ऑन शेक्सपियर्स ग्रेव स्टोन? इनमें से कौन सा फ्रेज शेक्सपियर के ग्रेव स्टोन में लिखा गया, यानी एपिटाफ हमें बताना है। मे द ग्रेट ऑथर, नहीं ये भी नहीं है। ही रिक्वेस्टेड टू राइट एनीथिंग, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। ही अराइव्ड ऑन हिज अर्थ विथ नथिंग, ये भी नहीं है। इसका जो देखिए लास्ट वाला, ये काफ़ी बड़ा एपिटाफ है जिसमें ये कहते हैं कि कर्स्ड बी दैट मूव्स माई बोन्स, कि उस व्यक्ति पर भगवान का अभिशाप हो जो मेरे पत्थरों को हटाए। जाते जाते भी अभिशाप दे गए हैं बेचारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, वीनस एंड एडेनिस इज अ पोएम बाय विलियम शेक्सपियर। वीनस और एडेनिस के बारे में और क्या आप ध्यान रख सकते हैं? ये क्वेश्चन आपका 2021 में पूछा गया था कि वीनस एडेनिस को कितनी लाइन के स्टेंजा में लिखा गया है, तो 6 लाइन्स स्टेंजा में इसे लिखा गया है। ये क्वेश्चन आप ध्यान रखिएगा। एक और पोएम इनकी ध्यान रखिए, द रेप ऑफ लुक्रीस, वो कितने लाइन में लिखा गया? 7 लाइन स्टेंजा, यानी राइम रॉयल में लिखा गया है। 7 लाइन स्टेंजा राइम रॉयल, हाँ शायद, एक बार देख लीजिएगा उसको। तो ये दोनों पोएम है, इंपॉर्टेंट है। और अच्छा, इसका
इसको लिखा कब था इन्होंने? 1593 में, दोनों पोएम 1593 में। क्यों? क्योंकि उस समय प्लेग चल रहा था, कहाँ? आपके इंग्लैंड में, और जो थिएटर्स थे वो क्लोज थे, तो बेकार में आदमी क्या करे, तो ड्रामा तो लिख नहीं सकते क्योंकि परफॉर्म नहीं होगा, इसलिए इन्होंने पोएम्स में हाथ आजमाया था। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखिएगा। वेयर फ्रॉम दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, ये लाइन कहाँ से ली गई? देखिएगा, गुड फ्रेंड फॉर जीसस सेक फॉर बियर टू डिग, ये वही है, आपका एपिटाफ है शेक्सपियर की टूम्ब का, ये पूरा दिया हुआ है। ये देखिए, कर्स्ड बी दैट मूव्स माय बोन्स, वही है कि उस पर लानत हो, अभिशाप हो जो मेरे पत्थरों को, मेरी कब्र को खोदे या यहाँ से पत्थरों को हटाए। ठीक है, ये देखिए, हम बात हुई थी ना अभी कि काफ़ी बड़ा एपिटाफ है, ये तो पूरा ही है ये। चलिए, शेक्सपियर्स टूम्ब, ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वेयर फ्रॉम द लाइन्स, ये लाइन्स देखिए कहाँ से ली गई हैं। फियर नो मोर ओ द सन, सॉरी द हीट ऑफ द सन, नॉर द फ्यूरियस विंटर्स rages, दो thy worldly task has done, home art gone and talent thy wages। ये किससे लिया गया है बताइए? क्या ये सिम्बलिन की लाइन है, या मिडसमर नाइट्स ड्रीम्स की लाइन है, या किंग लियर, या फिर हैमलेट? तो ये जो लाइन्स है हमारी, ये नन अदर देन सिम्बलिन की लाइन है, और इस सिम्बलिन से आप ध्यान रख सकते हैं सन को। ठीक है, सा से, दोनों में एक में सी है एक में एस है, लेकिन आप अगर सा को ध्यान रखेंगे, सा से सिम्बलिन है और सा से ही सन है, तो ये आपको ध्यान रह जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। वीनस एंड एडेनिस बाय शेक्सपियर रिटन इन स्टेंजाज ऑफ, ये भी देखिए 6 लाइन स्टेंजा अभी हम बात करके आए हैं, तो ये आपका आंसर है। टीजीटी 2001 और टीजीटी 2021, ये दोनों में पूछा गया है। ठीक है भाई, ध्यान रखिएगा। तो वीनस एंड एडेनिस, कहानी क्या है इसमें? जो वीनस गॉडेस ऑफ लव है ना, वो एडेनिस एक हष्ट पुष्ट और खूबसूरत लड़के पे फिदा हो जाती है, मगर ये जो है उसको घास ही नहीं डालता है। गजब आदमी था ये, पढ़िएगा इसको, अच्छी पोएम है। चलिएगा, तो अच्छा 20 क्वेश्चन हो गए हमारे शेक्सपियर के, 40 पे पहुंच गए 21 से हम लोग। अब हम बात करने वाले हैं विलियम वर्ड्सवर्थ की। यहाँ पर 21 से 40 की बात करेंगे। देखिएगा, विच सोनेट ऑफ ग्रे वर्ड्सवर्थ एग्जामाइंड इन प्रेफेस टू द लिरिकल बैलेट्स, आंसर आपके सामने ही आ गया है। ऑन द डेथ ऑफ मिस्टर रिचर्ड वेस्टो 1742। कुछ और फैक्ट जान लीजिए। 1742 ये वो ईयर है जब हमारे थॉमस ग्रे ने अपनी इलेजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड लिखना शुरू किया था, और पूरे 8 साल के बाद में 1750 में वो उसे लिख पाए थे, और तभी ये 1751 में आपकी इलेजी इन अ कंट्री चर्चयार्ड पब्लिश हुई थी। ठीक है, तो यही इनके दोस्त हैं जो ये मरे थे 1642 में, इन्हीं की डेथ पर इन्होंने लिखी थी, लेकिन फिर वो ऐसी इलेजी बनी कि वो यूनिवर्सल अपील रखती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। लिरिकल बैलेट्स वर बेटर अप्रिशिएटेड इन अमेरिका देन इन इंग्लैंड, द फर्स्ट एडिशन पब्लिश्ड इन अमेरिका इन द ईयर। करेंगे, लिरिकल बैलेट्स को अमेरिका में ज़्यादा अप्रिशिएट किया गया इंग्लैंड की अपेक्षा। तो ये इंग्लैंड में कब पहली बार पब्लिश हुआ? तो उसको आप ध्यान रखिए कि पहला जो आपका इंग्लैंड में एडिशन आया था वो 1798 में, इसके ठीक 4 साल बाद 1802 में, यानी जब इंग्लैंड में 1802 में सेकेंड एडिशन आया था। कौन सा एडिशन आया था? सेकेंड एडिशन। तब अमेरिका में फर्स्ट एडिशन आया था, ऐसे आप ध्यान रख सकते हैं इसको। ठीक है, और 1802 की एडिशन की एक और क्या खास बात है, ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने प्रीफेस को कब जोड़ा था, किस एडिशन में लिरिकल बैलेट्स में? तो हम ध्यान रखेंगे 1802 के सेकेंड एडिशन में वर्ड्सवर्थ ने प्रीफेस जोड़ा था। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एंड इट सेज 23rd है ये, वर्ड्सवर्थ पब्लिश्ड डिस्क्रिप्टिव स्केचेस एंड वॉक इन, ये सारे के सारे 2 डेट है हमारे पास 93 की, और शायद ये ऑप्शन जो है वो ए वाला सही है इसका, एक बार हम देख लेंगे। हाँ ठीक है, ए वाला ही ऑप्शन है हमारा। 29 जनवरी 1793 को इन्होंने अपने डिस्क्रिप्टिव स्केचेस और इवनिंग वॉक, ये अलग अलग पूछ लिया जाता है, ध्यान रखिएगा, इनको दोनों को पब्लिश किया था कब? 29 जनवरी 1793। नेक्स्ट देखिएगा, इन विच लैंग्वेज वॉज द सोलिटरी गर्ल
सिंगिंग। वो सोलिटरी गर्ल जो थी, सोलिटरी रीपर नाम की जो पोयम है, उसमें एक लड़की का जिक्र है जो कि गाना गाती, जिसको देख करके वर्ड्सवर्थ रुक जाते हैं। गाना गाती जा रही थी, वो फसल काटती जा रही थी, वो कह रहे कि वो लड़की किस भाषा में गा रही थी। तो ध्यान रखिएगा, गैलिक इर्स के गैलिक, ये दोनों नाम हैं उस लैंग्वेज के। आप इसको कह दीजिए कि ये उस जबान का कोई पार्ट होगा। वो क्या वर्ड यूज़ करते हैं उसके लिए, डायलेक्ट। ठीक है, ये डायलेक्ट में गा रही थी, इर्स या गैलिक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इन विच पोयम ब्राउनिंग राइट्स अबाउट वर्ड्सवर्थ। ब्राउनिंग ने वर्ड्सवर्थ के बारे में किस पोयम में बात करी है, और वो क्या कहा इन्होंने, जस्ट फॉर अ हैंडफुल सिल्वर ही लेफ्ट अस, थोड़ी सी चांदी के लिए हमें उसने छोड़ दिया, धन दौलत के लिए। जस्ट फॉर अ रिबन टू स्टिक इन हिज कोट, और एक रिबन के लिए जो उसके कोट में लगा दिया गया है पोएट लॉरिएट के नाम का, उसके लिए उसने हमें छोड़ दिया। तो ये जो बात करी इन्होंने, ये बात करी है द लॉस्ट लीडर में। कब जब ये पोएट लॉरियटशिप स्वीकार कर लेते हैं। और पोएट लॉरियटशिप ये कब स्वीकार करी थी इन्होंने, 1843 में। किसके बाद, साउदे के बाद। इनके पहले कौन थे, रॉबर्ट साउदे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, किसके बाद वर्ड्सवर्थ ने पोएट लॉरियटशिप एक्सेप्ट करी थी। तो नाम हम देंगे रॉबर्ट साउदे। और इस लॉरियटशिप को स्वीकार करने पर उनको क्रिटिसाइज किसने किया था, रॉबर्ट ब्राउनिंग ने। और उस पोयम का क्या नाम है, द लॉस्ट रीडर, इसमें इन्होंने कहा था। रॉबर्ट ब्राउनिंग किसके लिए फेमस हैं बताइएगा, ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए। ठीक है, चलिए। द फॉलोइंग लाइन्स अपीयर इन शी इज इन हर ग्रेव एंड ओह द डिफरेंस टू मी। ये जो है, चलिए आंसर तो आ ही गया है आपके सामने। ये एक सेट है 5 पोएम्स का, जिनको हम लोग लूसी पोएम्स के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि लूसी पोएम्स किसने लिखी हैं, तो हमारा जवाब क्या होना चाहिए, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। शी ड्वेल्ट अमंग द अनट्रोडन वेज, ठीक है, यूसी 5 पोएम्स में से एक पोएम है ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच टाइम वर्ड्सवर्थ रिफर्स इन दीज लाइन्स फ्रॉम प्रिल्यूड। प्रिल्यूड में जब बात करते हैं वर्ड्सवर्थ, तो ये जो लाइन्स नीचे दी हैं, ये कब की बात कर रहे हैं, देखिएगा लाइन्स देखते हैं। यूरोप एट द टाइम वॉज थ्रिल्ड विथ जॉय, यूरोप उस समय खुशी से भरा हुआ था। फ्रांस स्टैंडिंग ऑन द टॉप ऑफ गोल्डन आवर्स, और फ्रांस अपने सुनहरे समय पर था। एंड ह्यूमन नेचर सीमिंग बॉर्न अगेन, और मानव प्रकृति या इंसान जो है फिर से जागता हुआ नजर आ रहा था अन्याय के खिलाफ। तो ये जो बात हो रही ना, ये पीरियड ऑफ फ्रेंच रिवॉल्यूशन की बात कर रहे हैं। जब फ्रांस में रिवॉल्यूशन चल रहा था, कब, 1789 के बाद से 1799 तक, ये 10 साल का टाइमिंग है जब ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन चला है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, विच पोएम दीज लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, किस पोएम से ली गई हैं। दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। दे फ्लैश, वो चमकते हैं, किसकी तरह चमकते हैं, दैट इनवर्ड आई विच इज द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड। करें कि एक वरदान है हमारे पास, जो कि हमें किसने दिया है, सॉलिट्यूड ने दिया है, अकेलेपन ने दिया है। इनवर्ड आई विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, हमारी इनवर्ड आई, जो हमारी अंतर्निहित नज़र या दृष्टि है, उसमें इनकी चमक बसी हुई है। और वो किसकी चमक है, डेफोडिल्स की चमक है। इसी में एक लाइन है इन्होंने जो कही है, 10,000 आई सा एट ए ग्लांस, इसी की लाइन है डेफोडिल्स की। तो इसमें पूछा जाता है कि कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, तो हमारा जवाब क्या होना चाहिए, हाइपरबोल है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोएम दीज which poem these lines form a part of, nature never did betray the heart that loved her। अच्छे से ध्यान रखिए, ये जो लाइन्स है ये टिंटन अबे की है, टिंटन एबे। इसको कब लिखा था इन्होंने, 1798 में पब्लिश, उससे शायद पहले लिखा होगा, पब्लिश जो हुई थी वो 1798 में हुई थी। कब, जब लिरिकल बैलेट्स क्या हुआ था, पब्लिश हुआ था वर्क इनका और कॉलरिज का। इसमें कॉलरिज की कितनी पोएम थी, 4 पोएम्स, और जो हमारे वर्ड्सवर्थ हैं इनकी 19 पोएम्स थी। ये पहले ये एडिशन है, फिर बाद में इसमें पोएम्स बढ़ती गई हैं। अच्छा, अब जो उसकी शुरुआत थी वो कॉलरिज की पोएम्स हुई थी द एंशिएंट मैरिनर से, और इसका जो अंत था वो टिंटर्न अबे से हुआ था, जो कि पोएम नंबर 23 थी। ठीक है, ये आप ध्यान रख सकते हैं।
चलिए, काफ़ी कुछ अपन डिस्कस करते चलना। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आ रहा होगा और तैयारी अच्छी होती जा रही होगी आपकी रिवीजन के साथ में, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द फॉलोइंग लाइंस आर टेकन फ्रॉम टू मी द मीनेस्ट फ्लावर दैट ब्लोज कैन गिव थॉट्स दैट डू ऑफन लाई टू डीप टीयर्स। Below can give अच्छा the following lines to me the meanest flower that blows can give thoughts। अरे एक पेन थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है कहीं कहीं पे, कोई नहीं। चलिए, डू ऑफन लाई टू वीप सॉरी टू डीप फॉर टीयर्स। ये जो लाइन्स हैं ये कहाँ से ली गई हैं ये हमें बताना है। क्या माइकल पोयम से ली गई हैं, टिंटर नबे से ली गई हैं, स्कॉर्न और द सोनेट से ली गई हैं? तो हम कहेंगे नहीं, ये जो लाइन्स है ये ली गई हैं इमॉर्टैलिटी ओड से। ठीक है, चलिए माइकल टिंटरनबे पोयम की भी नाम ध्यान रखिए। क्वेश्चन ये कई बार ऐसे पूछे गए हैं, 4 पोयम का नाम दे दिए, उसमें पूछ लिया गया कि वर्ड्सवर्थ ने कौन सी पोयम नहीं लिखी है, या 4 ऑप्शन दे दिए गए, मिल्टन ने कौन सी पोयम नहीं लिखी है, शेक्सपियर ने कौन सा वर्क नहीं लिखा है। किसी के भी वर्क से ये क्वेश्चन आ सकता है, तो चारों राइटर्स के वर्क आपके दिमाग में बहुत अच्छे से छपे होने चाहिए, याद नहीं करना, उनको छाप लेना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हु सेड इट, किसने कहा था? टू मी द मीनेस्ट फ्लावर दैट ब्लोज, ये तो अभी क्वेश्चन अपन डिस्कस करके ही गए हैं। टू डीप फॉर टीयर्स, ये मॉर्टेलिटी ओड से ली गई हैं लाइंस, और ये लिखा किसने है? वर्ड्सवर्थ ने लिखा है। और क्योंकि वर्ड्सवर्थ का नाम इन ऑप्शंस में नहीं दिया है तो हम क्या चूज करेंगे? नन ऑफ द अबव। ठीक है, टू मी द मीनेस्ट फ्लावर दैट ब्लोज कैन गिव, यही वाला है थॉट्स दैट ऑफ डू ऑफन लाई टू डीप फॉर टीयर्स। तो इस तरह का भी क्वेश्चन आ सकता है कि लाइंस किसने लिखी हैं, ऑप्शन में नहीं, तो नन ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। दीज लाइंस आर टेकन फ्रॉम, ये लाइंस कहाँ से ली गई देखिएगा। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, बड़ी ज़बरदस्त बात है ये। आई कुड विश, मैं चाहता हूँ कि काश फिर से बाउंड ईच टू ईच बाय नेचुरल पाइटी। आई कुड विश माई डेज टू द बाउंड ईच टू ईच बाय नेचुरल पाइटी। अच्छा, हम दूसरी लाइन समझ रहे थे इसमें वो कहता है कि मेरे बचपना मुझे फिर से मिल जाए, ये लाइन नहीं है, वो दूसरी है। चलिए इसको देखिएगा। द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन, ये जो लाइन है ये आपकी ली गई है माई हार्ट लीप्स अप से। ठीक है, और लीप्स अप से आप इसको ध्यान रख सकते हैं कि बच्चे जहाँ भी होते हैं वहाँ पर उछल कूद बहुत करते हैं। क्या करते हैं भैया? उछल कूद बहुत करते हैं। तो लीप मतलब कूदना है, तो कौन कूदेगा? बच्चा कूदेगा। तो ये लाइन आप इससे इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, देखिए कुछ ना कुछ किसी भी तरह के निमोनिक आपको बनाने पड़ेंगे, क्योंकि जो कोई भी आप तैयारी करिए तो सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है। अगर पूरा रटा जाए, याद किया जाए तो बड़ा मुश्किल काम है। तो कनेक्ट कर लीजिए उसी ऑप्शन से, और उसकी जो भी लाइन है, जो भी कैरेक्टर है, तो आपको आसानी रहेगी याद करने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 33 एंड इट सेज, अरे आंसर पहले ही आ जाता है यार। द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रीव बिसाइड अ ह्यूमन डोर। ये भी बात की जा रही है लूसी पोएम्स की, लूसी पोएम्स, और इसमें वाकई में लूसी ग्रे की बात की गई है। ठीक है, जो कि बेचारी एक बड़ी अच्छी पोएम है, लूसी ग्रे ही उसका टाइटल है। कि इसकी माँ जाती है शहर कुछ काम की चीज़ें लेने, पिताजी घर पे थे, कि माँ घर पे थी, शायद माँ ही जाती है। तो जब अंधेरा हो जाता है और ये चेतावनी मिल जाती है लोगों की कि तूफान आने वाला है, तो ये बेचारी अकेले लालटेन लेकर के अपनी माँ को बुलाने निकल पड़ती है। और जो स्टॉर्म तूफान था वो समय से पहले आ जाता है, तो उसी तूफान में खो जाती है बेचारी। माँ तो घर वापस आ जाती है, ये नहीं मिलती है, तो इसके माँ बाप ढूंढने निकलते हैं। तो एक ब्रिज में इसके आखिरी निशान देखते हैं बर्फ में बने हुए, कि यहाँ तक तो लूसी आई, फिर पता नहीं कहाँ चली गई। बहुत ज़बरदस्त पोएम है, पढ़िएगा लूसी ग्रे, मज़ा आ जाएगा आपको। तो ये टू लूसी, ठीक है, ये नाम है शायद। तो स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रू बिसाइड ए ह्यूमन डोर, की वो बहुत ही खूबसूरत बच्ची थी जो अब तक किसी इंसान के घर में जन्मी है। ये किसको कहा है? लूसी ग्रे को कहा है इन्होंने। आंसर हमारा लूसी हो गया। और जो ये पार्ट है किसका है? लूसी पोएम्स का पार्ट है, जो कि गिनती में कितनी है? 5 है भाई। ठीक है, चलिए अवर बर्थ, ये भी लाइन बहुत पूछी जाती है। अवर बर्थ इज बट अ स्लीप एंड फॉरगेटिंग। ठीक, तो उसमें भी आप वो निशान लगा दीजिए, किसमें? द इमोरलिटी ओड में। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान रखिएगा। अवर बर्थ, बर्थ से आप ध्यान रख सकते हैं मॉर्टल हैं हम लोग, है ना। और जो सोल है वो कैसी है? इमोर्टल है। तो सोल से आप इसको इमोरलिटी को जोड़ सकते हैं, इमोर्टेलिटी।
क्योंकि सोल इमोर्टल है, इसलिए ये जो लाइन है ये हमारी इमोर्टैलिटी ओड से ली गई है। चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा भाई। नेक्स्ट है, इन विच पोएम वर्ड्सवर्थ दीज लाइन्स अकर, वी आर लेड एज स्लीप इन बॉडी एंड बिकम अ लिविंग सोल। वी आर लेड एज स्लीप इन बॉडी, हमारा शरीर या हम तो सोते ही रहते हैं, एंड बिकम अ लिविंग सोल, और हम न जाने कब एक लिविंग सोल बन जाते हैं। टिंटर्न अबे की लाइन है, मशहूर लाइन से, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, which work of Wordsworth was criticized in the Edinburgh Review with its insolent "This will never do"? तो एक्सकर्शन, which work of Wordsworth was criticized in the Edinburgh Review? एडिनबर्ग साहब ध्यान रखिए, एडिन शुरू हो रहा है ई से और एक्सकर्शन भी शुरू हो रहा है ई से। तो एडिनबर्ग रिव्यू में किस पोयम को या किस वर्क को क्रिटिसाइज किया गया था? तो ये जो वर्क है ये कौन सा है? एक्सकर्शन है। ठीक है भाई, ये जो वर्क देखिए, एक रिक्ल्यूज, ये एक वर्क था जो संभावित था, जिसकी इन्होंने पूरी, वर्ड्सवर्थ ने सोच लिया था कि इसको लिखना ही है, लेकिन पूरा नहीं कर पाते हैं इसको। इसका पहला पार्ट होता है आपका, मतलब ये पार्ट होता है एक्सकर्शन, और एक जो उनकी पोयम है द प्रिल्यूड, जो कि 1850 में पब्लिश हुई थी, द प्रिल्यूड। ठीक है भाई, तो ये दोनों इसी के पार्ट होने वाले थे, लेकिन ये कभी भी नहीं लिखी गई वर्ड्सवर्थ के द्वारा, लेकिन ये संभावित थी कि शायद लिखी जाए। विलियम वर्ड्सवर्थ खुद सोचते थे, लेकिन वो नहीं लिख सके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ई से एडिनबर्ग और ई से एक्सकर्शन। ठीक है भाई, याद रहेगा, उम्मीद है। नेक्स्ट देखिएगा, द ट्रू कमेंसमेंट ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक करियर वाज फ्रॉम। ट्रू कमेंसमेंट जो है आपके वर्ड्सवर्थ के करियर का, वो कौन सा समय है? तो शायद ये 97-98 का होगा, देखिए आंसर। हाँ ठीक है, अरे ए सी बी, ये तो बड़ा गजब हो गया। चलिए कोई नहीं, ऑप्शन ऊपर नीचे हो गया, आंसर हमारा यही है। ठीक है, 97-98, यानी लिरिकल बैलेट्स जब इन्होंने पब्लिश कराई थी, वो समय इनका गोल्डन समय माना जाता है। चलिए नेक्स्ट, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट बाय वर्ड्सवर्थ। कौन सी पोएम वर्ड्सवर्थ ने माइकल लिखी है इन्होंने? जो माइकल की कॉटेज का क्वेश्चन आता है, उसकी कॉटेज का क्या नाम था? इवनिंग स्टार, ये वही है। रेवोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, ये भी नहीं लिखी है। इनका दूसरा नाम क्या है? द लीच गैदरर। और इट्स अ ब्यूटियस इवनिंग, द मे क्वीन, इन दोनों में कन्फ्यूजन है, शायद इन्होंने ये भी लिखी है। ये 3 लिखी हैं और लास्ट वाली इन्होंने नहीं लिखी। ठीक है, द डेम, आपने आंसर पहले ही देख लिया था। आपको देखिए वर्क ध्यान रखने हैं, वही सवाल पूछा गया है। 3 वर्क दे दिए और चौथा नहीं है, तो उसको आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ड्सवर्थ लर्नड दैट वर्ड्स में बिल्ड अ प्रिंसली थ्रोन ऑन हम्बल ट्रूथ। टीजीटी फॉर्म क्वेश्चन, ये बात किससे सीखी है इन्होंने? देखेंगे कौन कौन ऑप्शन हमारे पास। रॉबर्ट बर्न्स हैं, रॉबर्ट ब्रिजेस हैं, और रॉबर्ट ब्लेयर हैं। तो रॉबर्ट बर्न्स जो है ना, उनसे इन्होंने ये बात तो सीखी थी। क्या बात थी, इसको फिर से देख लीजिए। वर्स में बिल्ड अ प्रिंसली थ्रोन ऑन हम्बल ट्रूथ, सच पर एक प्रिंसली थ्रोन बना सकती है वर्स, कविता की कोई लाइन। ठीक है, रॉबर्ट बर्न्स, और ये बात सीखी आपके वर्ड्सवर्थ ने इनसे। नेक्स्ट देखिएगा 39, अरे 39 ही था ये, ठीक है 39 हो गया। 40 देखिएगा फिर से, आंसर आ गया सामने। द एक्सकर्शन 1814 मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ। एक्सकर्शन जो कि पोयम है, जो 1814 में आई, ये किस बात की तरफ इशारा करती है? तो लिखेंगे यहाँ पर हम, द डिक्लाइन ऑफ वर्ड्सवर्थ पोएटिक जीनियस। ठीक है, एक्सकर्शन शुरू हो रहा है ई से, और इसी से शुरू होता है एंड। ठीक है, तो ई से आप ये ध्यान रख सकते हैं। किस मैगजीन में एक्सकर्शन को क्रिटिसाइज किया गया था? तो ई फॉर एडिनबर्ग। और किस वर्क के बाद से खत इनका वर्ड्सवर्थ का पोइटिक टैलेंट ख़त्म होना शुरू हुआ? तो ई फॉर एंड। और ये ई फॉर जो एंड है, ये एक्सकर्शन है, ई फॉर एक्सकर्शन। ठीक है, कनेक्ट हो गए। ई फॉर एडिनबर्ग, जिसमें एक्सकर्शन का क्या किया गया? क्रिटिसिज्म किया गया। और ई फॉर एंड, एंड कब हुआ वर्ड्सवर्थ के टैलेंट का, पोइटिक टैलेंट का? तो वो क्या है? ई फॉर एक्सकर्शन, इस पोएम से। ठीक है, चलिए 20 क्वेश्चन इनके भी हो गए। अब हमारे जो अगले हैं वो हैं जॉन मिल्टन। चलिए देखिएगा, इन विच पोएम मिल्टन हैज़ गिवन हिज व्यूज ऑन पोइट्री। किस पोएम में मिल्टन ने
अपने व्यूज़ दिए हैं पोइट्री को लेकर के, तो क्या वो लाइसिडस है, पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन्ड, या आखिरी ऑप्शन देखिए सैमसन एगनिस्टिस? नहीं। तो ये जो हमारा आंसर है वो क्या है, लाइसिडस। लाइसिडस आप ध्यान रखिएगा, ये जो लाइसिडस है इसमें इन्होंने अपने व्यू दिए थे, और ये एक पेस्टोरल एलेजी है। वीडियो आज का थोड़ा सा लंबा होगा, कोई नहीं, लेकिन आपकी तैयारी एकदम मज़ेदार हो रही है ना। पेस्टोरल एलेजी इसे कहते हैं। और ये जो एलेजी है ये 1637 में इन्होंने लिखी थी, और 1638 में इसको पब्लिश किया गया था। ये क्यों लिखी इन्होंने, तो आप कहेंगे कि अपने दोस्त एडवर्ड किंग के मृत्यु पर, एडवर्ड किंग की मृत्यु पर इन्होंने ये एलेजी लिखी थी। ठीक है, पेस्टोरल एलेजी है, और इसी में मिल्टन ने अपने व्यूज़ ऑन पोइट्री दिए। ठीक है, 4-5 और एक्स्ट्रा फैक्ट अपने को पता चल गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा भाई, द मीनिंग ऑफ एल एलेग्रो। एल एलेग्रो की क्या मीनिंग है, तो हम वो बहुत अच्छे से इसको पढ़ चुके हैं कई बार। हैप्पी और चीयरफुल होता है, और ये जो है ये एल पेंसरेसो का मतलब है एल पेंसरोसो। ठीक है, ये दोनों ध्यान रखिएगा, दोनों ये बहनें कहलाती हैं, पोएम्स हैं दोनों ये। 1630-31 के आसपास इनको लिखा गया था। नेक्स्ट देखिएगा, एल पेंसरोसो, ये आ गया आपका पेंसिलमैन या एलमैन। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, द टाइटल ऑफ एल एग्रो एंड एल पेंसरेसो आर टेकन फ्रॉम। इनके टाइटल कहाँ से लिए गए, क्या म्यूजिकोलॉजी से, फिलोसफी से, सोशियोलॉजी से, या माइथोलॉजी से? तो हम कहेंगे कि म्यूजिकोलॉजी से ये दोनों नाम लिए गए हैं, एल एलेग्रो और एल पेंसरोसो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, हु सेड, किसने कहा। ये एसी कहाँ घूम रहा है, गर्मी है भाई, एसी तो यहाँ होना चाहिए कि गर्मी ना लगे। चलिए कोई नहीं, वही रहने दीजिए, आप लोगों को ठंडक मिलती रहेगी। तो किसने कहा है, दिस मैन कट्स अस ऑल आउट एंड द एंशिएंट टू। इस आदमी ने हमें और हमारे, हमें जो है पूरी तरह से हमारे कहिए एंशिएंट पूर्वजों से अलग कर दिया है। तो ये लाइन कहने वाले कौन हैं, ये 3 ऑप्शन अभी हमें दिख रहे हैं। ये हैं आपके, क्या जॉन ड्राइडन हैं, या अलेक्जेंडर पोप हैं, या थॉमस ग्रे हैं, या हमारे जॉनसन? तो जो इसका आंसर है वो क्या है भाई, जॉन ड्राइडन। कुछ कनेक्ट कर पा रहे हैं क्या अपन, दिस मैन कट्स अस ऑल आउट एंड एंशिएंट टू, जॉन ड्राइडन। जॉन ड्राइडन, देखिएगा आप कोशिश करिएगा कुछ, अगर इसको आप कनेक्ट कर पाए किसी थ्योरी से। अगला देखिएगा, विच पोएम्स ऑफ जॉन मिल्टन फुल ऑफ एलिजाबेथन स्पिरिट। कौन सी जो पोएम है जो एलिजाबेथन स्पिरिट से भरी हुई नज़र आती हैं, तो ये होर्टन पोएम्स हैं इनकी। होर्टन पीरियड है एक जो समय, ये 1632 से 1638 तक होर्टन कॉलेज है शायद, वहाँ ये रहे पढ़े लिखे। तो ये जो पीरियड है इनका ज़बरदस्त पूरी पीरियड कहलाता है, जिसमें इनकी पोएम्स में एलिजाबेथन स्पिरिट दिखाई देती है। और जॉन मिल्टन के बारे में एक बात ध्यान रखिए कि इनको जो है क्या कहा जाता है, बिलेटेड एलिजाबेथन कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, ध्यान रखिएगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ दीज डिस्क्राइब्ड मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट एज द ड्रीम ऑफ अ प्यूरिटन फॉल एस्लीप ओवर हिज बाइबल। करें, किसने पैराडाइज लॉस्ट को कहा है कि एक सपना सा है, जो कि है एक प्यूरिटन का, जो कि अपनी बाइबल में सो जाता है और उसी में सपने में खो जाता है। लेमर्टीन, प्यूरिटन लेमर्टीन। ठीक है, ये उसको आप कनेक्ट कर लीजिए, लेमर्टीन प्यूरिटन। टन टन दोनों में टन टन आ रहा है, तो दोनों को टन टना दीजिए, दोनों का आंसर मिला दीजिए। नेक्स्ट देखिएगा, 28 एरियोपेजिटिका इज ऑल अबाउट फ्रीडम ऑफ प्रेस। तो आप बहुत बार अपन पढ़ चुके हैं और हमें पता भी होगा, ध्यान रखिएगा, पेपर टाइम कुछ जो आसान लगता है ना अपन को, वही दिमाग से पड़ जाता है। इन वाइट व्हाट एज मिल्टन रोट ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी, 21 ईयर्स। जब ये 21 साल के थे तब इन्होंने ओड ऑन द मॉर्निंग ऑफ क्राइस्ट नेटिविटी लिखी थी, 21 ईयर्स ओल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, द थीम ऑफ पैराडाइज लॉस्ट। पैराडाइज लॉस्ट की थीम क्या है, बहुत आसान सी बात है, टू जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द थीम ऑफ पैराडाइज रिगेन्ड इज, पैराडाइज रिगेन्ड का की थीम क्या है, तो सैटन्स टेम्पटेशन ऑफ क्राइस्ट इन वाइल्डरनेस। शैतान जो है कोशिश करता है क्राइस्ट को टेम्प्ट करने की, जैसे इसने कोशिश करी थी ईव को टेम्प्ट करने की। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिस्क्राइब्ड मिल्टन इन द वर्ड्स गॉड गिफ्टेड द ऑर्गन ऑफ वॉइस ऑफ इंग्लैंड एंड द माइटी माउथेड इन्वेंटर ऑफ हार्मनी।
इन शब्दों से किसने विभूषित किया है जॉन मिल्टन को? शायद वो टी.एस. इलियट हैं। एक बार आंसर देख लेंगे अपन। कहाँ गया ए, सॉरी, ये ए अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने ये बात कही है मिल्टन के बारे में कि गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मिल्टन्स स्टाइल इन पैराडाइज लॉस्ट इज कॉल्ड ग्रांड स्टाइल। ठीक है, मिल्टन की जो स्टाइल है पैराडाइज लॉस्ट में वो ग्रांड स्टाइल कहलाती है। नेक्स्ट, सैटन इन पैराडाइज लॉस्ट इज कंपेयर्ड टू, किससे इसको कंपेयर किया गया है? लेवियाथन से। सॉरी, आंसर ही सामने आ गया। शक्के लेवियाथन से सैटन को कंपेयर किया है जॉन मिल्टन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। मिल्टन रोट हिज पेस्टोरल एलेजी लाइसिडस ऑन द डेथ ऑफ, अपन ऊपर बात करके आए हैं कि इनके मित्र थे एडवर्ड किंग, इनकी मृत्यु पर ही इन्होंने लाइसिडस लिखी है। और ये कब लिखी थी? रिवाइज कर लीजिए, 1637 में। इसका पब्लिकेशन हुआ था 1638 में। ठीक है, और ये कहलाती क्या है? पेस्टोरल एलेजी कहलाती है। तो दिया ही है इसमें, ये भी अपने को ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। हु सेड लाइसिडस इज द टच स्टोन ऑफ पोएटिक टेस्ट, किसने कहा है? नहीं, ये ऊपर वाला क्वेश्चन एक बार हम छोड़ गए हैं शायद, तो देख लीजिए इसको। तो लाइसिडस टच स्टोन ये किसने कहा था? इसको भी देख लीजिए। ये हमारे टेनिसन ने कहा था, और टेनिसन ने ही वो बात कही है कि जिसमें ये कहते हैं कि जॉन मिल्टन जो है वो ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड है। ये बात भी टेनिसन ने कही है। और लाइसिडस के बारे में टच स्टोन ऑफ पोएटिक टेस्ट, ये बात भी आपके टेनिसन ने कही है। नेक्स्ट देखिएगा। इन पैराडाइज लॉस्ट हु इज नेक्स्ट टू सैटन, सैटन के बाद किसका नंबर आता है? तो ये हमारे हैं बेल्जेबब। बेल्जेबब सेकेंड इन कमांड, यानी शैतान, शैतान का दाहिना हाथ है ये। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हु सेड, किसने कहा कि मिल्टन वॉज अ पैशनेट मैन, एक पैशनेट मैन थे जो पैशनेट टाइम में रहे? जॉन बेली ने कहा। किसने कहा है? जॉन बेली ने। नेक्स्ट 39, इट सेज इन पैराडाइज लॉस्ट हु possesses द क्वालिटीज ऑफ मिल्टन, मिल्टन की क्वालिटीज किसके अंदर नजर आती हैं? क्या शैतान के अंदर, बेलियल के अंदर, क्राइस्ट के अंदर, या बेल्जेबब के अंदर? तो अच्छा, इसी बात पर शायद उसने अपनी बात कही। तो आंसर देख लीजिए, इसका सैटन हो गया। ये बात हमें ध्यान आई, विलियम ब्लैक एक रोमांटिक पोएट हुए हैं वो भी, उन्होंने बात कही थी कि जॉन मिल्टन वॉज इन डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। पैराडाइज लॉस्ट को पढ़ने के बाद, यानी पहली बुक को पढ़ने के बाद, ये बात हम लोग भी कह सकते हैं, क्योंकि बहुत तारीफों के पुल बांधे हैं शैतान के लिए आपके। किसने? जॉन मिल्टन ने। ठीक है, चलिए तो पजेस क्वालिटीज ऑफ मिल्टन, मिल्टन के गुण किस में पाए गए हैं? सैटन में पाए गए हैं, पैराडाइज लॉस्ट में। नेक्स्ट एंड लास्ट, कैमस वॉज प्रेजेंटेड इन द ऑनर ऑफ ब्रिज वाटर, अर्ल ऑफ ब्रिज वाटर। आंसर यही है हमारा, देख लीजिए। ठीक है, अर्ल कैमस है क्या असल में? ये एक मास्क है, ये आप ध्यान रखिएगा। इसका क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपका शायद 2016 या 21 किसी एक एग्जाम में। ठीक है भाई, कि कॉमर्स का जॉनरा क्या है? तो हमारा जवाब क्या होगा? एक मास्क है ये। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन हमारे हो गए मिल्टन के। अब 20 क्वेश्चन बचे हैं जॉन गाल्सवर्दी के। तो देखिएगा, गाल्सवर्दीज नॉवेल्स आर चीफली ऑक्युपाइड विथ द इफेक्ट एंड कन्फ्लिक्ट ऑफ। ये अच्छा सवाल है, और इसका मतलब ये है कि आपको गाल्सवर्दी के नॉवेल्स में किस तरह का इफेक्ट या संघर्ष देखने को मिलता है? तो हमारा जवाब होगा सी। सी हमने गायब कर दिया है, क्लास ट्रेडिशन अपॉन सोसाइटी। ठीक है, मतलब क्लास में, सोसाइटी में, ये सब उनके प्लेस और नॉवेल की थीम रही है। ऑन द मॉडल्स ऑफ हुज प्रॉब्लम प्लेस डिड गाल्सवर्दी राइट्स हिज प्लेस। आंसर तो आपको दिख ही गया है, हेनरी इब्सन। हेनरी इब्सन को ही कहा जाता है कि इन्होंने ही प्रॉब्लम प्लेस को लिखना शुरू किया था, और इन्हीं को ये फॉलो करते हैं। ठीक है भाई, प्रॉब्लम प्लेस कौन फॉलो करते हैं? जॉन गाल्सवर्दी, हेनरी इब्सन को। व्हाट इज, अरे फिर से आंसर दिख गया है, चलिए कोई नहीं, आगे से ध्यान रखेंगे। व्हाट इज गाल्सवर्दीज फ्रॉम द फोर विंड कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। ये पहला ही कलेक्शन है इनका, जिसको ये कहते हैं, जिसके बारे में कि अब तुम इसे जला दो, ये मुझ पर एहसान होगा। ठीक है ना, तो फ्रॉम द फोर विंड्स ये पूरा टाइटल है। फ्रॉम द फोर विंड्स क्या है? कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा।
व्हाट इज गोल्सवर्दीज जोसलीन, अ नॉवेल या एसे या पोएम? तो ये तीनों ऑप्शन नीचे वाले नहीं है, नॉवेल भी है और इसी को कभी कभी नॉवलेट भी माना है इन्होंने। ठीक है भाई, नॉवलेट भी मान लेते हैं, इसको भी ध्यान रखिएगा। जोसलीन ये आपका 17 नहीं, शुरुआती दौर का ही है ये ध्यान रखिए आप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखेंगे। गर्ल्सवर्दीज द कंट्री हाउस प्रेजेंट्स, गर्ल्सवर्दी का जो वर्क है कंट्री हाउस, ये प्रेजेंट करता है, क्या प्रेजेंट करता है बताइए? अपर क्लास को, मिडिल क्लास को, लोअर क्लास को? तो इसका ऑपोजिट आप ध्यान रखिए। कंट्री मतलब गांव, और अपर क्लास कहाँ रहती है? शहर में। तो गांव का उल्टा सिटी, सिटी में रहने वाले अपर क्लास लोग। तो ये गांव के, कंट्री के अपर क्लास क्लास को शो करता है, द कंट्री हाउस। नेक्स्ट देखिएगा, गाल्सवर्दीज मास्टरपीस इज, गाल्सवर्दी का मास्टरपीस पिछले सेशन में भी हमने बात करी थी, द फोर्साइट सागा है। ये आपका 1922 22 या 23 में पब्लिश हुआ था, इसको देख लीजिएगा। और इसी के लिए इनको 1932 में नोबेल प्राइज मिला था भाई। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट वर्क है, इसमें 3 नॉवेल हैं और 2 इंटरल्यूड हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। द फाइनेस्ट ऑफ गाल्सवर्दीज लेटर ड्रामाज इज, बाद के ड्रामाज में जो फाइनेस्ट है वो कौन सा है? तो वो है लॉयल्टीज। ऑप्शन डी हमारा सही है। ठीक है, लॉयल्टीज जो ड्रामा है वो लेटर ड्रामाज में सबसे बेस्ट माना जाता है। नेक्स्ट देखिएगा, द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास इज डिपिक्टेड इन, किसमें क्लास के इन्फ्लुएंस को दिखाया गया है? क्या वो ऑप्शन है हमारा स्केप है, या द स्किन गेम है, या पीजन है, या लॉयल्टीज है? तो हम क्या कहेंगे? लॉयल्टीज। लॉयल्टीज में इन्फ्लुएंस ऑफ क्लास दिखाया गया है। नेक्स्ट देखिएगा, गाल्सवर्दी इज, गाल्सवर्दी क्या थे? ए पेसिमिस्ट, बोथ साइनिकल एंड डिमोटिवेटिंग, या वो पेसिविस्ट थे? पेसिविस्ट, ये तो एक्टिव पैसिव में ले गया। रियलिस्ट, बोथ माइन्यूट एंड डेलिकेट, ये हमारा आंसर है इसका। रियलिस्ट थे, वास्तविकतावादी, यानी जो वास्तविकता में देखते थे, जो भी सच्चाई देखते थे उसको ये अपने प्लेज में, अपने नॉवेल्स में दिखाते थे। तो ध्यान रखेंगे कि जो हमारे जॉन गाल्सवर्दी हैं वो एक रियलिस्ट हैं, बोथ माइन्यूट एंड डेलिकेट। माइन्यूट मतलब बहुत गहरी नज़र रखने वाले, और डेलिकेट वैसे तो विनम्र या नम्र होता, नाजुक भी होता है। आप समझेंगे क्या मतलब हो सकता है इसका। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, विच वर्क ऑफ गाल्सवर्दी अर्नड हिम नोबेल प्राइज। अभी हमने बात करी है कि नोबेल प्राइज दिलाने वाला जो वर्क है वो फोरसाइट सागा है। पब्लिश 1922 में होता है ये, और 1932 में इनको नोबेल प्राइज मिलता है इसी के लिए स्पेशली। ठीक है, चलिए जस्टिस, द सिल्वर बॉक्स, लॉयल्टीज बड़े इंपॉर्टेंट प्लेस हैं, अपन को पढ़िए, ड्रामाज हैं, मजा आ जाएगा। नेक्स्ट है, द वर्ल्ड इज अ फाइन प्लेस फॉर दोज हु गो आउट टू टेक इट, देयर इज लॉट्स ऑफ अननोन स्टफ इन इट येट। करें कि दुनिया उन लोगों के लिए बड़ी अच्छी जगह है जो बाहर जाते हैं और जो कुछ उन्हें मिलता है वो ले आते हैं, क्योंकि अभी भी बहुत सारी ऐसी अनजान चीज़ें दुनिया में मौजूद हैं जिन्हें हम शायद नहीं देखे हैं कभी। तो ये जो लाइन्स है ये कहाँ से ली गई हैं ये बताना है हमें, तो हम बता देंगे अ मैन ऑफ डीमन से, अ मैन ऑफ डीमन। ठीक है, ये वाला हमारा ऑप्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी और डी। दे डिड नॉट स्टॉप टू लव ईच अदर in this life. They were so sure they had all eternity to do it. In love could never come to full fruition till it was destroyed. बहुत ज़बरदस्त लाइन है ये। They did not stop to love each other. वो एक दूसरे से प्यार करना तो नहीं छोड़ेंगे इस ज़िंदगी में। They were so sure, उन्हें क्योंकि यकीन है, they had all eternity to do it, कह रहे हैं कि उनके पास इसके लिए एक इटर्निटी है, यानी उनका प्यार ख़त्म ही नहीं होगा। लव कुड नेवर कम टू फुल फ्रूशन टिल इट वाज डिस्ट्रॉयड, और सच्चा प्यार आपको समझ आ ही नहीं सकता जब तक आप उससे बर्बाद ना हो जाए। तो हम ऑप्शन देखेंगे, अ डीमन, अ मैन ऑफ डीमन, जस्टिस, सिल्वर बॉक्स और फ्रेटर्निटी। तो ये जो फ्रेटर्निटी है यही हमारे लव को दिखाता है। लव हमारे अंदर कब होगा? जब हमारे अंदर भाईचारा होगा। ठीक है, भाईचारा, फ्रेटर्निटी। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जस्टिस इज अ मशीन, जस्टिस जो है एक मशीन है,
व्हेन समवन हैज वंस गिवन इट द स्टार्टिंग पुश रोल्स ऑन फॉर इटसेल्फ। जब कोई इससे थोड़ा सा धक्का भी देता है ना तो फिर बाकी ये खुद ही चलती रहती है। तो ये किसने कही है, या द अबव लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, दोनों बात हम डिस्कस करेंगे। इन्होंने सिर्फ ये पूछा है कि ये लाइन्स कहाँ से ली गई हैं, तो ये लाइन जो है वो जस्टिस से ली गई हैं, और इसको कहने वाले कौन है, जज। बहुत ही खतरनाक टाइप जज था ये। हर एक स्थिति फोल्डर की इसके सामने पेश की जाती है इसके वकील फ्रॉम के द्वारा। हेक्टर फ्रॉम नाम है, नहीं शायद फ्रॉम और कुछ होगा पहले, इसके देख लीजिएगा। लेकिन उस पर कोई असर नहीं पड़ता, वो अपनी फिलॉसफी झाड़ रहा है बस कि अब मैं क्या करूं, इंसाफ है ही चीज़ ऐसी कि जब कोई एक बार इसको जो है जगा दे तो फिर ये इंसाफ इंसाफ करके ही मानता है। फिलॉसफी झाड़ रहा है खाम एक आदमी की ज़िंदगी बर्बाद कर देता है। 3 साल की सज़ा होती है छोटी सी फोर्जरी के लिए, और फोर्जरी फोल्डर ने क्या की थी कि 9 को 90 बना दिया था उसने एक चेक में। क्यों बनाया था, इसकी लवर थी शादीशुदा रूथ हनी बेल उसके प्यार में, और इसलिए किया था क्योंकि उसका पति उसको मारता था, बड़ी दयनीय जिंदगी जी रही थी, उसको इससे निकालना चाहता था। ठीक है ना। कोक्सन भी ये बात बताता है जज के सामने कि नहीं, उसने एक बस सनकीपन में कर दिया है, पागल प्यार में पागल होकर के। और उसकी स्थिति बस वैसे तो बहुत ईमानदार है, बहुत कर्तव्यनिष्ठ है, ये भी कॉक्सन कहता है, रॉबर्ट कॉक्सन जो कि हेड क्लर्क था ऑफिस में। मगर जज अपनी फिलॉसफी झाड़ रहा है, और फिलॉसफी क्या है, ये है फिलॉसफी, जस्टिस इज अ मशीन दैट व्हेन समवन हैज वंस गिवन इट द स्टार्टिंग पुश रोल्स ऑन इटसेल्फ। करा मैं तो कुछ नहीं हूँ, इंसाफ स्वयं इंसाफ करता है। जबरदस्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। इट वॉज सॉरी इट इज नॉट इनफ टू लव पीपल बिकॉज दे आर गुड टू यू, because in some way or the other you are going to get something by it. We are to love because we love loving. a bit of love सी लाइन दी गई है, लव ही है, लव की ही बात हो रही है, चारों तरफ प्यार ही प्यार अभी फिलहाल नहीं है दुनिया में, प्यार की ही जरूरत है हम सभी को। a bit of love सी लाइन दी गई है। अगला देखिएगा। only love makes fruitful the soul, love beyond measure, beyond death, it nearly kills, but one would not have been without it। बहुत बढ़िया। तो ओनली लव मेक्स फ्रूटफुल द सोल, आत्मा को सफल प्यार ही बना सकता है। लव जो कि बियॉन्ड मेजर बियॉन्ड डेथ, हमारी पहुंच से बाहर है, मौत से भी परे है, और ये खुद ऐसा है कि जो खुद मार देता है। ये है असली जो उन्होंने क्या कहिए इसको विरोधाभास दिखाया जबरदस्त। बट वन वुड नॉट हैव बीन विदाउट लव, लेकिन हम प्यार के बिना जी भी तो नहीं सकते ना, भले मर जाएं प्यार करना नहीं छोड़ेंगे। यहाँ पर अभी प्यार ही प्यार बरस रहा है, लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो लाइन है बियॉन्ड की लाइन, ठीक है, ये ए ऑप्शन है इसका। ठीक है भाई, बियॉन्ड की लाइन है ये। चलिए नेक्स्ट देखिएगा। आई कैन नॉट एक्सप्लेन, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता। देयर आर थिंग्स दैट आई कान मेक क्लियर, कुछ चीज़ें हैं जो मैं साफ तौर पर नहीं बता सकता। बिकॉज यू आर विलफुली ब्लाइंड टू ऑल दैट आई बिलीव इन, क्योंकि तुम तो पहले से ही मुझे अंधे नजर आते हो उन सभी चीज़ों के प्रति जिन्हें मैं बिलीव मानता हूँ। ये लाइन कहाँ से ली गई है देखिएगा। 4 ऑप्शन है हमारे सामने, बियॉन्ड है, ए बिट ऑफ लव है, सिल्वर बॉक्स और सेंट प्रोग्रेस है। तो इसमें आप ये ध्यान रखिएगा, प्रोग्रेस और सेंस प्रोग्रेस से ये लाइन्स ली गई हैं कि आई कैन नॉट एक्सप्लेन। नेक्स्ट देखिएगा भाई। द वैल्यू ऑफ सेंटिमेंट इज द अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस यू आर प्रिपेयर्ड टू मेक फॉर इट। द वैल्यू ऑफ सेंटिमेंट, सेंटिमेंट की जो वैल्यू है ना, इज द अमाउंट ऑफ सेक्रीफाइस, उस बलिदान के अमाउंट के बराबर है, यू आर प्रिपेयर टू मेक फॉर इट, जो जिस पर आप ये सब यू आर प्रिपेयर, जिसके लिए आप तैयार रहते हैं सेक्रीफाइस करने के लिए, यानी जितना आप सेक्रीफाइस करेंगे उतनी ही वैल्यू आपको सेंटिमेंट की होगी, ये मतलब है इसका। तो इसके ऑप्शन देख लीजिए, बियॉन्ड, अ बिट ऑफ लव, विंडोज और सेंस प्रोग्रेस। तो ये जो लाइन है ये विंडोज से ली गई है, ठीक है भाई। द वैल्यू ऑफ सेंटीमेंट, ये लाइन कहाँ से ली गई है, आपके विंडोज से ली गई है। नेक्स्ट देखिएगा। इफ यू डू नॉट थिंक अबाउट फ्यूचर यू कैन नॉट हैव वन, अगर आप फ्यूचर के बारे में सोचेंगे नहीं तो आपको कोई फ्यूचर होगा भी नहीं। तो ये किसकी लाइन से बताइए, बियॉन्ड की लाइन है क्या, स्वान सॉन्ग की है, विंडोज की है, या सेंस प्रोग्रेस की है। तो ये जो लाइन से ये स्वान सॉन्ग से ली गई है, गोल्सवर्दी के वर्क से।
अच्छी लाइन्स है, याद रखिएगा इनको भी। नेक्स्ट देखिएगा, वंस आइज आर व्हाट वंस इज, वंस माउथ व्हाट वन बिकम्स। करें कि वंस आइज आर व्हाट वन इज, व्यक्ति जैसा होता है उसकी आंखें बता देती हैं। वंस माउथ व्हाट वन बिकम्स, और जो मुंह है ना उसकी उस बात को बताता है वो जैसा बन गया है। तो ये किससे ली गई है? फ्लावरिंग वाइल्डरनेस से। ठीक है, फ्लावरिंग वाइल्डरनेस से ये लाइन्स ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट आपके गोल्सवर्दी का, देर इज जस्ट वन रूल फॉर पॉलिटिशियन ऑल ओवर द वर्ल्ड। नेताओं के लिए सिर्फ एक नियम है पूरी दुनिया में। आप उसको देखिए, समझिएगा, अभी समझ में आ जाएगा आपको कि कितनी सही बात कही है उसने। डोंट से इन पावर व्हाट यू से इन अपोजिशन। उस बात को आप कभी मत कहिए पावर में रहते हुए जो आप कभी अपने जब आप ऑपोजिशन में रहते हुए ये बात कहते थे। इफ़ यू डू, अगर आप ऐसा करते हैं तो यू ओनली हैव टू कैरी आउट व्हाट द अदर्स फेलोज हैव फाउंड इम्पॉसिबल। तो आपको फिर वो सब कुछ झेलना पड़ेगा जो दूसरे लोगों के लिए असंभव रहा है। कुड हैव फाउंड इम्पॉसिबल, सहन करना, बर्दाश्त करना। सही बात है। अभी अपोजिशन में जो है बहुत हल्ला मचा है, या पहले जो अपोजिशन में थे, जैसे बहुत सारे आपको नेता मिल जाएंगे अलग अलग बयान देते हुए, लेकिन जैसे ही उनकी सरकार आती है वो भूल जाते हैं कि हमने ये कभी कहा भी था। ये फितरत है उनकी। ठीक है ना। ये बढ़िया लाइन्स हैं, और ये कहाँ से ली गई हैं आपकी, ध्यान रखिए। ये लाइन्स हमारी फ्लावरिंग वाइल्डरनेस से ली गई हैं। ठीक है भाई, कि कभी भी वो बात पावर में रहते हुए मत करिए जो आप बात कभी अपोजिशन में रहते हुए करते हैं। ठीक है भाई। चलिए, तो ये हुआ आज का कंप्लीट सेशन। टोटल 80 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। कितने? 80 क्वेश्चंस, और हमने कोशिश करी है कि उनको एक्सप्लेन भी करते चलें, और 80 क्वेश्चन हमने किए हैं। तो ये मानिए कि आपके साथ हमने 2 से 300 फैक्ट डिस्कस किए हैं क्वेश्चंस के साथ साथ, और कम ज़्यादा हो सकते हैं। ठीक है ना। तो चलिए, उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। बने रहिए, जुड़े रहिए। टीजीटी, पीजीटी और एलटी ग्रेड, डी ट्रिपल एस बी, एनवीएस, केवीएस, इन सभी की तैयारी के लिए, एमपी टेट वाले भी जो जाएं, अगर उनको भी तैयारी कर रहे हैं तो हमें मैसेज करें, उनको भी अपन देखेंगे। ठीक है। अभी फ़िलहाल हम यूपी टीजीटी में फोकस किए हुए हैं पूरा, तो आपके जो भी जानने वाले यूपी टीजीटी इंग्लिश की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को उन तक पहुँचाइए, ये आपकी भी जिम्मेदारी है। ठीक है भाई। चलिए, उम्मीद है सेशन आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।